हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रिकारिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर आरबीएससी की क्लास 10th स्टैंडर्ड की बुक। उसके 11 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रकृति से मिलने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण व वितरण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब विकास एवं प्रयोग के आधार पर सिर्फ इन्हें 2 भागों में बांटा है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन का भी फिर हम अगर सब डिवीजन देखते हैं तो वास्तविक संसाधन यानी जर्मनी में जो कोयले की खदानें हैं, पश्चिमी एशिया में जो खनिज मिलते हैं, महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी है, ये सब वास्तविक संसाधन है। संभाव्य संसाधन की संभावना हो सकती है संसाधनों की, तो लद्दाख में यूरेनियम की जो खोज है वो एक संभावना है भविष्य के संसाधनों की। उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव 2 भागों में से बांटा है। जैव जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब जैव संसाधन है। अजैव में वायु, मृदा, प्रकाश, ये सब अजैव है। भंडारण व वितरण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है प्राकृतिक संसाधनों को। पहला है सर्वव्यापक, दूसरा है स्थानिक। तो सर्वव्यापक जो वायु है वो आपका सर्वव्यापक संसाधन है, और स्थानिक में लौह अयस्क जो पर्टिकुलर किसी एरिया में कुछ स्पेशल लौह अयस्क मिलते हैं वो आपके स्थानिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। ये असीमित होते हैं, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इनमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, कोयला, ये सब अनवीकरणीय उदाहरण हैं। भारत में मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन सदाबहार वनों की विशेषता क्या होती है कि इनमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है। भारत में जो मुख्यतः वन पाए हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और इन सदाबहार वनों की विशेषता क्या है कि इनमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है। कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। झूम खेती क्या होती है? वनस्पति को जलाकर राख करके फिर वहाँ पर कृषि करना, तो उसे कहते हैं झूम खेती। यह अक्सर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, आसाम में की जाती है। झूम खेती कहाँ की जाती है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा और आसाम में। सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक। सामाजिक वानिकी के प्रमुख 3 घटक हैं। कृषि वानिकी, वन विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण, और ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण। जैव विविधता में 8.1% जातियाँ हमारे देश में पाई जाती है। जैव विविधता में कितनी % जातियाँ हमारे यहाँ पाई जाती है? तो 8.1 यहाँ पर प्रजातियाँ हमारे देश में पाई जाती है जैव विविधता में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बना था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो भारत में 1972 में बना था। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें फुल फॉर्म एक एग्जाम में इसकी पूछी गई थी, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका गठन किया गया था 1948 में, और यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है रेड डाटा बुक, जिससे अधिकतर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक क्या होती है। विलुप्ति की कगार पर जो प्रजातियाँ पहुँच गई है उन प्रजातियों का लेखा जोखा जिसमें रखा जाता है वो आपकी रेड डाटा बुक कहलाती है। अब विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं? तो डायनासोर और राइनिया विलुप्त प्रजातियां हैं। विलुप्त प्रजातियों का मतलब है कि ये प्रजातियां अब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। संकटग्रस्त जातियां जो है वो गेंडा, गोडावन, बब्बर शेर और बगेरा, मतलब ये अभी है तो सही मगर संकट में है इनका अस्तित्व, यानी बहुत कम मात्रा में ये प्रजातियां हैं। थर्ड है आपकी सभेदीय प्रजातियां जो शीघ्र संकटग्रस्त होने की स्थिति में है, यानी अभी तक ये संकटग्रस्त नहीं हुई है मगर अगर हमने उसको ध्यान नहीं रखा तो ये प्रजातियां संकटग्रस्त हो सकती है। ऐसी प्रजातियों को कहा है सभेदीय जातियां। चौथी है आपकी दुर्लभ जातियां जो निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है, यानी अभी तक इतना एक लेवल होता है, यानी 90% खतरा सभेदीय जातियों का और 50% की हाँ ये प्रजातियाँ अब खत्म हो सकती है, वो आपकी दुर्लभ जातियाँ हैं, यानी बहुत रेयर केस में मिलती है। हिमालय के भालू, विशाल पांडा इनके दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं।
अपर्याप्त ज्ञात जातियां जो पृथ्वी पर है पर इनके वितरण का पता नहीं। अपर्याप्त जातियां जिनका हमें पता नहीं कि वो पृथ्वी पर कहाँ है और कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, सॉरी ये प्रजातियां आपकी कहलाती है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। अब आते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार से है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आसाम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमालय में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। रणथंभौर राजस्थान में है। केला देवी घना पक्षी विहार राजस्थान में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में है। तो ये आपके कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। सामान्यतः साइंस के एग्जाम में, जनरल साइंस के एग्जाम में ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछे जाते, मगर अगर जीके की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर इनमें से एक क्वेश्चन 100% बनता है। इसी तरह कुछ अभयारण्य यहाँ पर हम देखेंगे। अभयारण्य है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। नाल सरोवर प्राणी विहार जो है वो गुजरात में है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में है। हजारीबाग प्राणी विहार बिहार में है। मनाली जो अभयारण्य है वो हिमाचल में है। और केदारनाथ प्राणी विहार जो है वो उत्तरांचल में है। राजस्थान में जितने अभयारण्य और प्रमुख जीव पाए जाते हैं उनमें उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सरिस्का अलवर जो है वहाँ पे हिरण और गोडावण मुख्यतः मिलता है। माउंट आबू की अगर हम बात करें तो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर कोटा जो अभयारण्य है वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। केला देवी करौली जो है वो रीछ के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जयपुर जो है वो तेंदुआ और सियार के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा कोटा जो है वो बघेरा के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता प्रतापगढ़ का जो अभयारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल जो है वो 128 देशों में और 669 बायोस्फीयर और भारत में जो है इसके जैव मंडल के 18 क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हमें याद रखना वो ये है कि भारत में कितने क्षेत्र है जैव मंडल के, तो 18 जैव मंडल क्षेत्र यहाँ पर हैं। भारत में प्रथम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया था। तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1986 में नीलगिरी में बनाया गया था। नेक्स्ट आपका आता है प्रदेश और उनके जैव मंडल। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो ग्रेट निकोबार में है, वहाँ पर जैव मंडल ग्रेट निकोबार वाला। आसाम जो प्रदेश है उसमें काजीरंगा मानस जैव मंडल आते हैं। कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में नीलगिरी का जैव मंडलीय क्षेत्र आता है। उत्तर प्रदेश जो है उसमें नंदा देवी बायोस्फीयर है। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन बायोस्फीयर है। मध्य प्रदेश में कान्हा बायोस्फीयर है और राजस्थान में थार रेगिस्तान बायोस्फीयर है। तो ये आपके कुछ यहाँ पर बायोस्फीयर्स के नाम थे। जल संरक्षण की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के 70% भूभाग पर पानी का मात्र 2.5 यानी 2.5% ही उपयोगी है। पृथ्वी के सारा जो पृथ्वी है उस पर उसके कितने भूभाग पर पानी है, तो पृथ्वी के 70% भूभाग पर पानी है, मगर उस पानी का 70% पानी का सिर्फ 2.5% पानी ही पीने योग्य और काम लेने योग्य है। खडीन क्या होता है कि मिट्टी का बना अस्थायी तालाब जो है वो खडीन कहलाता है। बैरी जो है वो तालाब की तलहटी पर बना हुआ कुआं बैरी कहलाता है। कायलाना झील जो है वो जोधपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट है कि टोबा क्या होता है। रेगिस्तान में जल संग्रहण का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है टोबा, जो कि नाड़ी के आकार का होता है। कोयला और पेट्रोलियम, कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग जो है वो कोयले से हमें प्राप्त होता है। कोयले के प्रमुख जो यहाँ पर वैरायटी दी गई है जिससे अक्सर एक क्वेश्चन 100% बनता है, 4 है एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। आप इसे इसी सीक्वेंस में याद रखें तो ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पी, ABLP। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ABLP, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। एंथ्रासाइट जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 98% तक होती है। इसके बाद सेकंड जो वैरायटी आती है वो बिटुमनी की आती है। इसमें कार्बन की मात्रा 86% तक होती है। लिग्नाइट जो है वो थोड़ा थर्ड कैटेगरी का यहाँ पर होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 30% होती है। पीट जो है वो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 27% होती है।
हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोलतार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होता है। इसे कोयले का भंजन आसवन कहते हैं। कोयले का भंजक आसवन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कोयले के भंजन आसवन से क्या निकलता है? कोलतार, कोल गैस और अमोनिया निकलता है। ठीक है, तो कोयले का भंजन आसवन ये क्लियर है। भारत में जो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में कोयला बहुतायत में पाया जाता है। कोयले की भांति पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और पेट्रोलियम भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल जो है वो प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। इसमें डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक भी प्राप्त होते हैं। तो प्रभाजी आसवन से हमें और क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है? प्रभाजी आसवन से हमें डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक, ये सब भी हमें प्रभाजी आसवन से प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोल जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ये एक बार ख़त्म हो रहा था, इसे इसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता। बायोडीजल 100% नवीकरणीय स्रोत है, यानी बायोडीजल हमें रतनजोत के पौधों से प्राप्त होता है और ये 100% नवीकरणीय स्रोत है, यानी इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। ये एक स्पेशल नोट क्वेश्चन से लिया गया है आरबीएससी की बुक से। चिपको आंदोलन क्या है? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजली गांव में, ठीक है, अमृता देवी के साथ में 363 विश्नोई स्त्रियों ने अपना बलिदान दिया था चिपको आंदोलन में। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अमृता देवी से। राजस्थान के जोधपुर के खेजली गाँव में, यहाँ पर आज भी मेला भरता है। खेजड़ी के बाद में 1973 में उत्तराखंड में भी चिपको आंदोलन हुआ था। खेजड़ी से के बाद 1973 में उत्तराखंड में भी चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया था। जो चिपको आंदोलन अमृता देवी से शुरू हुआ था, उसे आगे सुंदरलाल बहुगुणा ने उस चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। कर्नाटक में ऐसा ही आंदोलन हुआ था, एपिको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन जैसा ही था और वृक्षों के बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया। खेजड़ी जो है वो थार का कल्प वृक्ष है, जिसे प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसका वैज्ञानिक नाम है, कहा जाता है। तो आपको खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का नाम है, थार का कल्प वृक्ष। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट और चिंकारा दोनों है। चिंकारा ऊंट को जो है पशुधन श्रेणी में भी रखा गया है और चिंकारा को वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है। तो ये जो हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म था, चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। धन्यवाद।